हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फिज़िक्स का बस ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर बाकी है। बाकी मैंने पूरा केमिस्ट्री करवा दिया है, फिज़िक्स के पूरे डायग्राम्स करवा दिए हैं। और इन डायग्राम्स में से पक्का गारंटीड है कि 20 मार्क्स का पक्का आता ही आता है। तो ये पूरा अच्छे से डायग्राम्स करनी है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है हमारे। तो वही मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में एज सच डायग्राम्स नहीं है, तो यहाँ सर्किट डायग्राम है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला मैंने एनसीईआरटी में से ये ऐड करके इसके साथ लिख दिया है यहाँ पे, ताकि वो अच्छे से फॉर्मूला लर्न हो जाए विद हमारा सर्किट डायग्राम्स के। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ये सर्किट डायग्राम। बेसिक सर्किट कैसे बनाते हैं उसके अंदर हमारा, जैसे इसमें एनसीईआरटी में दिया है, ये हमारा सेल होता है। ठीक है, फिर ये हमारा बल्ब है ये, और उसके बाद अमीटर है यहाँ पे। इससे हम करंट डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो करंट चल रहा है सर्किट में कि नहीं। और हमारा नेक्स्ट लास्ट क्या है, प्लग की। ये जो के लिखा होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारा होता है की। ठीक है, तो इसके साथ ही एक मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा क्या है, इसमें करंट। ठीक है, और ये हमारा Q क्या है, इसमें चार्ज। और I क्या है, ये T क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, मीन्स करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसमें क्या बताते हैं कि हमारे मान लो सर्किट एग्जैक्टली करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये उसी का ये फॉर्मूला बनता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, ये हमारा फ्लो ऑफ करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक चार्ज हुआ ना ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि हमारा ये जो चार्ज है वो कि एक समय में कितना चार्ज हमारा इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम करंट। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला एज सच डायरेक्टली नहीं याद होता है, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कि हमारा कितना करंट फ़्लो हो रहा है, मीन्स कितना चार्ज फ़्लो हो रहा है। तो वो चार्ज फ़्लो होना मतलब किसी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये टेबल दिया हुआ है सर्किट डायग्राम। इसमें से काफ़ी कुछ एज सच क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये बोल देते हैं कि हमारा करंट किससे मेजर करते हैं। तो वो करते हैं हम मीटर से। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम या फिर वोल्टेज, तो इसमें लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये भी एक बार मैं समझा देती हूँ। मींस ये हमारा सेल का डायग्राम है, ये हमारा सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये होता है यहाँ पे कि जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है छोटी वाली। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने वोल्टेज का डिफरेंस है इस। ठीक है, और इसी डिफरेंस को इन्हीं प्लेट्स में, अगर मान लो ये +4 है और ये है हमारा -2, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस पूरे सर्किट में, जैसे पीछे मैंने दिखाया ना क्लोज सर्किट, उस सर्किट में कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इन बड़ी प्लेट्स के बीच में, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वो मेजर किया किससे जाता है, ये वोल्ट मीटर से। ठीक है, और इसकी यूनिट वोल्टेज मीन्स वोल्ट में होती है, तो इसीलिए इसको वोल्ट मीटर भी नाम दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम किसका बताया गया है, ये वाला हमारा बैटरी का हो गया। ये हमारा ओपन स्विच, ये क्लोज्ड स्विच का है। ये वाला है वायर, जब हम जॉइन कर देते हैं ना दो वायर्स को आपस में, वहाँ पे यहाँ एक में से एक जब दूसरी वायर को क्रॉस कर रहा है तब की है ये सर्किट, ये हमारा डायग्राम। और नेक्स्ट हमारा ये बल्ब का है। और ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, मीन्स जो हम घरों में लगाते हैं ना बल्ब, फैन, वो सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस होते हैं हमारे। और ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये याद रखना, वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन एज सच 10th क्लास में तो नहीं है,
बाकी बड़ी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें ये होता है हमारा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस ये हमारा है कि जैसे एसी में या फ्रिज में हम उसका वोल्टेज चेंज करते हैं ना, तो वही होता है कि हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब चेंज होना, तो वेरिएबल का मतलब ही यही हुआ, ठीक है, मीन्स चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं खुद, वो हमारा कौन सा हुआ, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको दूसरा नाम दे देते हैं रियोस्टैट, ठीक है। तो ये पूरी अच्छे से इसमें से 1 मार्क के एमसीक्यू में या फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं ये सब, इन दोनों के बारे में, डिवाइसेस के बारे में। और इनको कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में, वो मैं आगे अभी बताती हूँ। ये हमारा मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे हर एक पेपर में क्वेश्चन पक्का आता ही है। क्वेश्चन ना आए तो एक पेपर में तो 2 साल पहले ये डायग्राम भी बनाने के लिए आया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हमारे पास ओम्स लॉ के बेसिस पे हमें एक ग्राफ बना के बता दो। तो ओम्स लॉ कहता क्या है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। मींस ये V पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी मैंने पीछे समझाया ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जैसे करंट बढ़ेगा हमारा सर्किट के अंदर, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर ये कम हुआ, ठीक है, अगर ये सर्किट में कम होता है V, तो हमारा I भी कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये है कि ग्राफ में जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट पे देखो ये 1 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.4 है 0.1 के सामने। यहाँ पे जैसे अगर हमारा करंट बढ़ा है तो ये कितना है 0.5, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.6 से थोड़ा सा कम, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमारा क्या है, ये इसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ अच्छे से करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब भी होगा तब ग्राफ हमेशा हमारा ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जब भी हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना होता है किसी भी चीज़ का, तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको जब यहाँ से V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, V इज़ इक्वल्स टू I होगा, तो यहाँ पे हम R एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, मींस ये हमारा रेजिस्टेंस। तो हमारा ये क्या बनेगा यहाँ कि V हमारा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब हमने प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ R लगाएंगे तो ये बन गया I हमारा, ठीक है। तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है, ये स्टेट करने के लिए भी आ जाता है कि हमारा कि ये होता क्या है ओम्स लॉ, वो भी अच्छे से करना है। और अगर कोई भी हमारे पास फॉर्मूला हमें पूछ लेते हैं कि उसको हम मतलब उसको डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन हम ये लिख देते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। बस इतना लिख दो, ये छोटी सी इतनी सी डेरिवेशन लिख दो और ये ग्राफ बना दो। ये 3 मार्क्स में किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा है, ये एसएच डायग्राम तो बिल्कुल कभी नहीं आता है, लेकिन ये वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये किसके बारे में है, हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में ये, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं लास्ट में बता देती हूँ, इसमें हमें यूनिट्स भी सबकी याद रखनी है। तो इसकी हमारी यूनिट होगी ये वोल्ट में, और इसकी हमारी करंट की तो एम्पियर में होती है, और रेजिस्टेंस की किस में होती है, ओम में। और ओम को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस अभी हमने आर पीछे कांस्टेंट जो निकाला है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, हमारे पास जो भी कंडक्टर है उसकी ये जो लेंथ यहाँ बताई हुई ना कि इतना बड़ा वाला कंडक्टर है, ये थोड़ा स्मॉल है। और इसमें क्या डिफरेंस बताया है, ये नीचे वाले में ये वाला थोड़ा थिक है वायर, ये थोड़ी थिन वाली वायर है, ठीक है। ये और थिन वायर है हमारी एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके, मीन्स लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो लेंथ के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स ये थिक वायर है, ये वाली पतली एकदम थिन वायर है, तो फिर यहाँ पे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी हमारी तो आर भी बढ़ेगा,
और इन्वर्स में क्या होता है कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे एरिया कम मतलब उस किसी भी चीज़ को अगर छोटा पतला रास्ता मिलेगा तो उसको थोड़ी मुश्किल होगी जाने के लिए, अगर ये थोड़ा थिक रास्ता मिल रहा है तो इजीली कोई भी चीज़ क्रॉस कर सकती है वहाँ से। तो यहाँ पे करंट का भी यही होता है कि जो हमारा ये एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये वाली अगर वायर है और एक ये एकदम थिन वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है, इसका मोर होगा, और इसका क्या होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका लेस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीन्स रो हमारा ये जो है RH जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये हमारा। तो ये हमारा रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाता है, या फिर उसको न्यूमेरिकल विद हमें डिजिट्स, या फिर नॉर्मल की उसका डबल कर दिया, ट्वाइस कर दी लेंथ, वैसा वाला न्यूमेरिकल भी इसमें से बहुत बार आया हुआ है। और इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, अगर याद नहीं रहती, ओम मीटर होती है ये SI यूनिट, लेकिन याद नहीं रहती है तो वो एक बार मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कि R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ये स्टेप हो गया। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ये A हो गया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन जब कर दिया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बना। और उसके बाद जब मैंने बताया था ना कि प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, तो हमने यहाँ रो लगा दिया L/A। तो ये हमारा R का फॉर्मूला बन गया। लेकिन मेन बात यहाँ पे किसकी पूछ ली जाती है, ये रो के लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ पे भी लिखते हैं हम, R इज इक्वल्स टू रो L/A, और ये R, A ऊपर चला गया, L नीचे आ गया, इधर क्या रह गया, अकेला रो। तो हमारा ये रो का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अगर इस पे रेजिस्टिविटी निकालने को आ गया, अगर हमें ये वाला याद है तो ये वाला डायरेक्टली हम शफल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर इसी की हमें यूनिट ये निकालनी हो तो हम R की यूनिट अभी मैंने ओम बताया था, और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की 1 मीटर होती है। अब दोनों को यहाँ से अगर कटिंग कर दिया तो इसकी क्या बनी हमारी, ओम और 1 मीटर, तो इसकी यूनिट बन गई ओम मीटर। ठीक है, और इसमें ये डिपेंड किस पे करता है, हमारा रो जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल कैसा है, किस हमारे नेचर कैसा है उसका, किस चीज़ से बना हुआ है वो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस डायग्राम थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी। इसमें इतनी सी है लेंथ, इसमें ये थोड़ी ऐसे घुमा के लेंथ ज़्यादा दी हुई है, इसमें ये थोड़ी थिक है, ये वाली वायर से एकदम थोड़ी थिन है। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है पूरा। और नेक्स्ट है अब हमारा ये सीरीज़ का पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल वाले में क्या होता है कि ये सारी हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, ये NCERT की ये एक्टिविटी की एक डायग्राम है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से किया है। ये जो हमारा चीज़ें जो हम ऐसे सामने सामने लगाते हैं वो हमारी पैरेलल में होती है, जो ऐसे साइड में लगाएंगी वो हमारी सीरीज़ में होंगी। ठीक है, तो जैसे एक सर्किट के अंदर मीटर कहाँ लगाया जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। कैसे, इसी रास्ते में लगाया है तो वो हमारा किस में होगा, सीरीज़ में। अगर इस रास्ते से थोड़ा हट के लगाया अलग रास्ते से तो ये हमारा होगा पैरेलल में। तो ये भी काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको लगाते हैं हम पैरेलल में, और मीटर को, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, मीटर को लगाते हैं हम सीरीज़ में। ठीक है, और सीरीज़ में इसमें क्या होता है, हमारे पास करंट यहाँ से आ रहा है सर्किट में और यहाँ से तो वापस आ ही जाएगा,
लेकिन इन ये जो हमारी अंदर इसकी पूरी वायर्स हैं उनके अंदर करंट कैसे जाएगा, I1 I2 और I3 की फॉर्म में। तो पूरे ये छोटी सी डेरिवेशन भी एक किसी क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, अभी कल परसों ही मैं करवा रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि ये डेरिवेशन लिखो। अभी थोड़े दिन पहले किसी बच्चों के प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि उसको ये फॉर्मूला थोड़ा डिराइव करो। इसमें क्या होता है, जैसे ये I1 I2 I3 किसके इक्वल होगा, यहाँ से तो करंट I पास कर रहा है ना, और यहाँ पे बाहर भी I ही आ रहा है हमारा, तो मीन्स ये I टोटल हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल रहेगा। लेकिन ये वोल्ट, ये हमारा V यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है, ये हमें मालूम है। तो हम वही यहाँ पे करंट का अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R बन गया ये हमारा, ठीक है, V अपॉन R। तो ये हो गया हमारा इधर। तो वही हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इधर। कंप्लीट वाले के लिए ये पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, V अपॉन R1। V हमारा सेम रहेगा क्योंकि बैटरी थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, वो हमारा V ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे R1 R2 R3 चेंज हो रहा है, और साथ में करंट भी I1 I2 और I3। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम कि I1 इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, ये I इक्वल्स टू V अपॉन R2, ये V अपॉन R3, ठीक है। तो इन सब का टोटल यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें बताया यहाँ वाले में कि ये हमारा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, V अपॉन RP इज़ इक्वल्स टू V, इसकी जगह मीन्स ये वाले की जगह हम ये वाला पुट करेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सब में से V अब कॉमन लिया तो हमारा क्या बन जाएगा अंदर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये V दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, 1/RP इज़ इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कौन सा, पैरेलल वाला। अब है ये हमारा अगला सीरीज़ रेजिस्टेंस। इसमें भी V हमारा हमेशा पैरेलल में ही लगता है किसी भी सर्किट में, ये सीरीज़ में लगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें हमारा करंट तो यहाँ से सीधा ही जा रहा है क्योंकि करंट ने कौन सा डायरेक्शन चेंज की है, यहाँ पे करंट पूरा ऐसे जा रहा है तो करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे V सबका चेंज हो जाएगा सीरीज़ में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, V इज़ इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे पिछले वाले में यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये I लिखा था ना, करंट चेंज हो रहा था इसमें सब में, सारी इसके रेजिस्टेंस में जहाँ लगे हैं। तो सीरीज़ में क्या चेंज होता है हमारा, वोल्टेज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस है जो वो MCQ में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमने ये लिखा, और V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ अप्लाई किया, सब में V1 IR1 IR2 IR3, और इन सब में फिर इनकी क्या कर दी हमने, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमने I यहाँ से कॉमन लेके, दोनों तरफ था I जो हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे IR इज इक्वल्स टू I कॉमन लिया, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R ये I दोनों तरफ से कट गया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सीरीज़ का, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा इसका बन गया सीरीज़ का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सच कुछ क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये NCERT की एग्जाम्पल है, उसका ये क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है, ये सर्किट दिया है, इसका क्वेश्चन भी एक बार आप लोग उसमें से देख लेना, कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन सीरीज़ और पैरेलल का कैसे बनेगा कि ये हमें दिखाई तो पैरेलल दे रहे हैं, इसमें 2, इसमें हमारे पास 3 है, तो हम इसी को रीड्रॉ करते हैं जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि इनको हम सिंगल में बना लेंगे। ये हमारा यहाँ पे की है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने इन दोनों को पैरेलल में प्लस कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये अलग बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा A था, अमीटर लगा हुआ,
और यहाँ पे जो हमारा है इन तीनों को, ये यहाँ पे पैरेलल है और ये भी तीनों हमारे पैरेलल है। और इसको 1 2 3 4 5 तक दिया, इसको R6 नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं R7। ठीक है, तो इसमें बस मैंने ये समझाना था कि R6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वो होगी हमारी R6 इज इक्वल्स टू, ये पैरेलल में है हमारे 1/R6, तो इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि ये पैरेलल में है ना, ये वाले दोनों। और ये R7 की वैल्यू क्या होगी, 1/R7 इज इक्वल्स टू मीन्स ये वाले R7 की नीचे वाले तीनों का 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/ हमारा R5। और लास्ट में हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद क्या बनती है कि जो हमारा फाइनल सर्किट बना है, ठीक है, तो फाइनल सर्किट की हमारे पास अब ये देखो यहाँ पे ये अब पैरेलल में आ गए ना R6 और R7, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस फाइनल लिख देते हैं। चलो, फाइनल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगी हमारी, R इज इक्वल्स टू R6 प्लस R7। ये होगी हमारी किस में, ये दोनों हमारे किस में है, सीरीज़ में। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में है, R6 और R7 का सिंपली सम बाद में, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों किस में आगे सीरीज़ में बन गए ना एक ही सर्किट में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसमें से, एनसीईआरटी में से, इसको भी कर लेना एक बार सॉल्व। बस मैंने मेन यही बताना था कि इनको कंबाइन करके एक एक बना दिया जाता है पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल थे, ये यहाँ पे किस में बन गए, ये हमारे सीरीज़ में बन गए। ठीक है, ये पूरे एक सर्किट में। इसके बाद हमारी बस ये लास्ट डायग्राम है, ये भी एज सच डायग्राम तो नहीं थी, सर्किट ही था, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। यहाँ पे भी एक लॉ है, जैसे पीछे मैंने स्नेल्स लॉ मीन्स उस नेक्स्ट चैप्टर में मैंने एक स्नेल्स लॉ करवाया है रिफ्रैक्शन वाले में। तो इसमें क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मीन्स हीटिंग जितनी भी, जैसे हम चार्जिंग लगाते हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें से हीट बाहर निकलती है ना, चार्जर एकदम गर्म हो जाता है, तो वो तो हीट हमारे किसी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन हम जैसे यूज़फुल कहाँ पे है, जैसे हम कपड़े आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़े, वहाँ पे हमारे पास ये जो हीट रिलीज़ होती है डिवाइस से, वहाँ पे ये यूज़फुल है। ठीक है, लेकिन मोबाइल वाले में हमारे पास ये क्या है, यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और भी ऐसे काफ़ी जगह ये यूज़ होती है जो भी हीट है, जैसे ओवन वगैरह में या हीटर में, तो वो हमारी कौन सी, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं हमारे सर्किट जो भी होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये H इज़ इक्वल्स टू I²RT। और ये कभी कभी बोल देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, एक्सप्लेन करो उसको। अगर फॉर्मूला याद कर लिया, H इज़ इक्वल्स टू कौन सा, H इज़ इक्वल्स टू I²RT, अगर ये याद कर लिया फॉर्मूला पूरा, तो हम उसके बेसिस पे ये लॉ हम लिख सकते हैं। इसमें और क्या बोला जाता है, यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें बोलता है हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, करंट के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के, कि कितना उसमें आर है, ये हमारा आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितने टाइम के, कितने समय के लिए उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, टाइम के भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें इतना ही था। ठीक है, तो ये जितना भी चीज़ें हैं पूरी अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज करनी है। कुछ समझ नहीं आया है तो तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में बॉक्स में पूछ लेना, तो आई विल एक्सप्लेन सारा कुछ। ठीक है, और अभी प्रॉपरली पूरा मैथ्स के भी फॉर्मूला शीट्स या अगर वो चाहिए होंगे तो वो बता देना, फॉर्मूले जितने भी है या वो सब कर लो। और एनसीईआरटी के डेली, एनसीईआरटी की मतलब हर एक क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से और एग्जाम्पल्स आना चाहिए।
क्योंकि उसमें से 70% पक्का स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में पेपर बुक में से डायरेक्टली भी आ जाता है, या वैल्यूज़ चेंज करके या हल्का सा कंसेप्ट पे थोड़ा चेंज करके। उस बेसिक का तो ऑलमोस्ट ज़्यादा एनसीईआरटी में से ही आता है। तो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है सारे अच्छे से कर लो, और डेली 2 चैप्टर्स, या अगर पॉसिबल है तो 3 कर लो, और एक आधा सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर ही देखना अब, ठीक है। अलग नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना अच्छे से आता है उतना कर लो। हाँ, नया वो ज़रूर कर सकते हैं जो तुम लोग को थोड़ा इजी लगे, ठीक है। अगर पूरे साल में चैप्टर ही नहीं पढ़ा फिर नहीं, अगर पढ़ा है फिर सारे बुक करो, कोई भी टॉपिक छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग।